पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं शारिक खान। महाराष्ट्र और कर्नाटक का सीमा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। आज इस आग में घी डालने का काम किया है शिवसेना और उद्धव खेमे के नेता संजय राउत। पत्रकार से बात करते हुए राउत ने कहा कि सरकार कहती है चीन को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, लेकिन चीन घुस गया है, वैसे ही हम कर्नाटक में घुस जाएंगे। देखिए, बात इंच की नहीं है। वैसे तो उनकी सरकार जो दिल्ली में बैठी है वो भी इंच की भाषा करते हैं कि चाइना को इंच भी नहीं देगी, लेकिन चाइना घुस गया है। हम भी घुसेंगे। घुसने के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन हम मानते हैं ये देश एक है, ये मसला बातचीत से सुलझ सकता है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री जानबूझकर आग लगा रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। महाराष्ट्र का विपक्ष इस मामले में शिंदे सरकार को घेर रहा है। महाराष्ट्र सदन में मामला उठा। संजय राउत ने यहां तक कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई जानबूझकर आग लगा रहे हैं क्योंकि यहां महाराष्ट्र में इतनी कमजोर सरकार बैठी है। वैसे सरकार में मंत्री शंभुराज देसाई ने बोला कि महाराष्ट्र के बारे में ऐसी भड़काऊ बात करनी अगर कर्नाटक के सीएम ने बंद नहीं किया तो उसी की भाषा में हम जवाब देंगे। अगर जरूरत पड़े तो गर्मी के वक्त कर्नाटक सरकार को दिए जाने वाले पानी को दिया जाए या नहीं, इसे लेकर विचार किया जाएगा। कल जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान आया है वो बयान भड़काऊ बयान है। महाराष्ट्र की 13 कोटि जनता का इसमें बहुत असंतोष फैला है। महाराष्ट्र को ऐसी भड़काऊ महाराष्ट्र के बारे में बात करना, यह अगर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने बंद नहीं किया तो उसी भाषा में उनको हम जवाब देंगे। और उनको जब पानी की जरूरत पड़ती है तब अभी तक जब पानी हम लोग देते थे तो इसके ऊपर हमें दोबारा गौर करना पड़ेगा। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले राज्यों के झगड़े के पीछे केंद्र को जिम्मेदार बता रहे हैं। केंद्र की सरकार के आशीर्वाद से ही ये सब खेल चल रहा है। महाराष्ट्र को तोड़ना एक मेव मानसिकता ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की है। जब गुजरात का चुनाव आए तब महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात लिए गए। कर्नाटक के चुनाव आ रहे तो महाराष्ट्र को तोड़ने की बात हो रही है। जब समझौता हुआ, ये बात अगर कह रहे हो तो समझौता वो नहीं हुआ। समझौता ये हुआ होगा कि महाराष्ट्र को तोड़ कैसे सकते और इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने उनको कैसी मदद करना चाहिए उसके बारे में चर्चा हुई होंगी। और इसलिए महाराष्ट्र की सरकार चुप बैठी है और कर्नाटक की सरकार अपने काम में लगकर महाराष्ट्र की जनता को और महाराष्ट्र की सीमाओं को तकलीफ दे रही है, या आप देख रहे हो। और विपक्ष के नेता अजित पवार ने यह मुद्दा उठाते हुए कहा था कि महाराष्ट्र के सांसद को बेलगावी जाने से रोका गया, जबकि गृह मंत्री के साथ बैठक में यह तय हुआ था कि किसी को वहां जाने से रोका नहीं जाएगा। सोहित मिश्रा है हमारे साथ, उसके बाद 2 खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सोहित, आपके पास संक्षेप में मामला क्या है और हो क्या रहा है? देखिए शारिक, ये जो मामला है ये आज का नहीं है। 1960 से ये मामला चल रहा है। देखिए, जब भारत की अगर बात करें, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, जहाँ पर अलग अलग भाषा के प्रांत बनाए गए। जिस तरह से महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाली जो जनता है वो रहती है, उसी तरह से कन्नड़ बोलने वाली जनता कर्नाटक में रहती है। ऐसे में जब महाराष्ट्र बना था तब तो एक संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई हुई थी, जिसमें मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने को कहा गया था। लेकिन ठीक उसी समय बेलगावी, निपाणी, कारवार, ये वो इलाके हैं जो फिलहाल कर्नाटक में हैं। और उस समय से ये मांग उठती रही है कि इन्हें भी महाराष्ट्र में शामिल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो लोग हैं वो मराठी भाषी हैं। अब ये मामला, जैसे कि मैंने कहा आपको, 1960 से है। अब ये मामला इसलिए उठा क्योंकि हाल ही में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बोम्मई, उनके सोशल मीडिया से और उनके कुछ बयान आए थे कि हम सोलापुर हो या फिर दूसरे जगह हैं वहाँ के लोगों को कर्नाटक में शामिल करेंगे। और उसी समय महाराष्ट्र की सरकार हो या महाराष्ट्र के विपक्ष में लोग हों, वो एक बार फिर से बेलगांव का मुद्दा उन्होंने उठाया। और इस सब के बीच जिस तरह से हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, दोनों तरफ से कई सारे बयान आए, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया, बैठक की। देखिए, दोनों जगह पर बीजेपी सत्ता में है,
इसलिए गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाया, उनसे बातचीत की। बाद में ये भी कहा गया कि कोई भी इस पर बयान नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन अब जो विंटर सेशन, जो शीतकालीन सत्र है कर्नाटक सरकार का, वो बेलगावी में हो रहा है। वो उन्हें दूसरा राजधानी के तौर पर देखते हैं। जिस तरह से हम नागपुर में मौजूद हैं, ये महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी जहां पर शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में आज ये कहा गया था, या पिछले 1-2 दिनों से एक बार फिर से कहा जा रहा है कि एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि 1 इंच जमीन भी बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। देखिए, ये जो प्रस्ताव है, ये महाराष्ट्र में भी आज कहा गया है कि जब हम भी प्रस्ताव लाएंगे कि जितने भी मराठी भाषी जगह हैं, इलाके हैं, उसे महाराष्ट्र का हिस्सा बनाया जाएगा। यह प्रस्ताव केवल एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है। और इसमें क्योंकि बीजेपी जो केंद्र में है वो डबल इंजन सरकार की बात करती है, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सत्ता में है, कर्नाटक में भी बीजेपी सत्ता में है। ऐसे में जब दोनों तरफ आपकी सरकार है, फिर यह मामला इतना क्यों उठ रहा है, इसे लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार पर बार बार हमला कर रहा है। आपने संजय राउत की बात की, नाना पटोले की बात की। ऐसे में क्योंकि सरकार पर भी यह बार बार आरोप लग रहे हैं कि आप एग्रेसिवली अपनी बात नहीं रख रहे हैं, इसलिए शंभूराज देसाई को आज हमने सुना, जो वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला नहीं सुलझाया गया या इस पर बयानबाजी कर्नाटक की तरफ से नहीं रोकी गई तो हम पानी नहीं देंगे, गर्मी के समय जो पानी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसका एक दूसरा जवाब ये भी है कि अगर आप पानी नहीं देंगे, आप रोकेंगे, तो आपके जो इलाके हैं वहां पर बाढ़ आ जाएंगे। ऐसे में दोनों सरकार जो है वो अपने आप को एग्रेसिव दिखाने की कोशिश कर रही है। इसका एक कारण यह है, शारीरिक संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कि कर्नाटक में अभी चुनाव आने वाले हैं, शीतकालीन सत्र के बाद वहां चुनाव होने वाले हैं। और महाराष्ट्र में बीएमसी हो, जो सबसे अमीर महानगर पालिका है देश की, 36,000 करोड़ का बजट है, उसके अलावा और कई महानगर पालिकाएं हैं, वहां पर चुनाव होने वाले हैं। तो संयुक्त महाराष्ट्र का एक जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र में उठाया जा रहा है, तो वहीं कन्नड़ भाषा का जो मुद्दा है वो कर्नाटक में उठाया जा रहा है। और चुनावों से पहले दोनों राज्यों में जो नेता हैं वो इस पर बयानबाजी करते हुए दिख रहे हैं। शारिक, शुक्रिया सोहित, विस्तार से इस पूरे मामले पर रोशनी डालने के लिए। तो हम आपसे वापस जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पीकेडी नाम्बियार हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संजय गुप्ता हैं जो नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। नाम्बियार साहब, पहले आपके पास आते हैं। जो कुछ हो रहा है, यह मामला 1956 से चला आ रहा है, और जिस तरह का तनाव और जिस तरह का विवाद और जिस तरह की बयानबाजी दिख रही है, क्या अपनी जमीन और उससे जुड़े लोगों के लिए मोहब्बत के लिए है या राजनीतिक फायदे के लिए? मैं समझता हूँ राजनीतिक फायदा के लिए है। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जब लिंग्विस्टिक तौर पे जब स्टेट्स बना था, तब इस तरह का जो कहीं ना कहीं किसी राज्य में, अगर आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट में भी पीछे हुआ था, इवन केरल और तमिलनाडु के बीच में, ऐसे हर अलग अलग जगहों पे इस तरह का चीज चलते जा रहा है। लेकिन हमेशा जो केंद्र सरकार, चाहे वो भाजपा का हो या पुराना कोई भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसके ऊपर समाधान हमेशा करते आया हुआ है। और जहां जहां पे भी ये जो बीच में कोई समझौता हो नहीं पाया, उस जगह पे तो जरूर हमारा देश में तो न्यायपालिका है, वो डिसाइड करेगा। और जैसे कि आपने खुद बताया, ये जो मामला है ऑलरेडी कोर्ट पे है। थोड़ा बहुत हाइपर एक्टिव जो सेंटिमेंट्स क्रिएट करने के लिए राजनीतिक दल कोशिश करेगा, उसमें ऑपोजिशन का भी होगा, दूसरी तरफ से भी होगा। मैं समझता हूँ हाइपर रीजनलिज्म और एक उस तरह का एक एक्टिविटी जो करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी पार्टी कर रहे हो, कोई भी नेता कर रहे हो, तो वो गलत है। नो, बट इससे भी ज्यादा बड़ा आलोचना करने वाली बात यह है कि संजय राउत, आपको पता ही है कि संजय राउत किस तरह का बंदा है। संजय राउत का काम ही है जी, संजय राउत का तो काम ही यही है कि किसी न किसी तरीके से तनाव कराना है। जी नंबर साहब, उसके लिए हमारे साथ संजय गुप्ता है जो नेता शिवसेना उद्धव गुट के हैं। 1 मिनट और ले लूंगा खान साहब, आप देख लीजिएगा, 2-3 महीना तो जेल में भी रह के आया, फिर भी बंदा सुतरा नहीं है। अभी भी वो चीन से कंपैरिजन कर रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक को अगर चीन की बराबर कोई कंपैरिजन भी करेंगे तो उनको क्या करना है? मैं समझता हूं वही सवाल मैं उनसे पूछने जा रहा हूं नाम्बियार साहब। में बेचना चाहिए जी। संजय गुप्ता जी, चाहे लाख वैलिड पॉइंट्स हों आपके कि चलिए ठीक है, उन गांव में मराठी भाषी रहते हैं, हमारा हक बनता है, सरकार उसको एग्रेसिवली उसको परस्यू करे। सवाल 2 हैं। पहला, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, चलिए ठीक है, उससे अलग हटते हैं। संजय राउत को इसकी तुलना चीन से कर देने की जरूरत क्यों पड़ गई?
देखिए, किसी भी मामले को लंबा खींचने की भी एक हद होती है। मतलब 60 साल हो गए, 62 साल हो गए, 62 साल से ये मुद्दा पेंडिंग है। मराठी भाषी क्षेत्र जो है हमारे देश के अंदर राज्यों का गठन। संजय गुप्ता जी, पहले भाषा आप के मेरे उस आधार सवाल पर- का जवाब दीजिए, उस पर भी बात करेंगे। मेरा पूछना आपसे ये था कि संजय राउत को चीन से तुलना कर देना, क्या आप इसको जायज मानते हैं? देखिए, वो तो किसी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई बार इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि जिससे कि सरकार इस बात की महत्वता को समझे। संजय जी, कई चीन बार से कंपेयर करना, नंबर साहब उनको क्या पूरा आ करने जाएंगे दीजिए जी। बोलना? संजय जी प्लीज, आप तो हमेशा थोड़ा बहुत, मैं समझता हूँ, हमेशा वो ठीक आई मीन इधर उधर की बातों में आप आते नहीं है, सीधी सीधी बात के ऊपर, मुद्दे के ऊपर आप बात करते हैं। आप खुद बताओ कि ये चीन से तुलना करना किसी भी राजनीतिक में, अब राजनीति में जो इसलिए है- political पूरा leader करने को छोड़ दो, दीजिए, एक जी। आम इंसान को भी करना चाहिए क्या? आप उसको निंदा तो करो ना पहले, ताकि हमें बात करने में भी अच्छा लगेगा। जी। ये संजय राउत जी पत्रकारिता की दुनिया के बेताज बादशाह है। किसी मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किस तरह का बयान देना है, ये बहुत अच्छी तरह से इस समझ को रखते हैं। जिस तरह से चाइना हमारी सीमा में घुसता रहता है और हमारी सेना उसको भगाती रहती है और ये सब चलता रहता है, तो ये सिर्फ एक कहने की बात है कि जिससे कि केंद्र सरकार इस तरफ अपना ध्यान केंद्रित करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर मामलों को अदालतें ही सुलझाएंगी। कुछ मामला इस तरह के होते हैं जिसमें केंद्र सरकार भी नोटिफिकेशन जारी करके मामले को सुलझा सकती है। इस मुद्दे को 60 साल 62 साल हमारे देश का इंटरनल मामला है। 60 साल 62 साल तक इसको उलझा के रखना और इसके ऊपर सही तरीके से कोई डिसीजन ना लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर मामले अदालतों के अंदर ही फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अदालत फैसला करेगी। सरकारें क्या करेंगी फिर? ये काम करने के लिए कोई अदालतें थोड़ी है। अगर असलियत में हम देखते हैं तो अदालतें तो उस काम के लिए होते हैं जो कानून बने होते हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदालतें इसलिए होती हैं, ना कि नए कानून बनाने के लिए होती हैं। लेकिन जब सरकारें फेल हो जाती हैं और सरकारें अपने दायित्व को नहीं निभाती हैं, तब अदालतों के अंदर जाया जाता है और अदालतें उन मामलों को देखते हैं और लिंगर उन अदालतों में किस तरह से मामले होते हैं, इस बात को समझा जाता है। जी, यहां पे नंबे साहब आपसे पूछना था मुझे, दोनों जगह बीजेपी की सरकार, गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्रियों से भी मुलाकात की। सवाल यही है कि जब एक ही पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी अगर इस तरह का तनाव दिखे जिसका खामियाजा अमूमन आम लोगों को या जिंदगी में हाशिए पे पड़े लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसका फायदा राजनीतिक लोगों को होता है वोट के तौर पर, लेकिन क्या इस पे ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार नहीं करना चाहिए था जिससे इस तरह की बयानबाजी और उस पर रोक लगे और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती? शारिक साहब, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि हाइपर रीजनलिज्म और जो लैंग्वेज वॉर इस देश में बहुत बार पहले भी हो चुका है। मुझे लगता है कि उस चीज को आजकल 2022 का जो हिंदुस्तान में और एक देश, इतना बड़ा देश है, उधर इस तरह का चीज राजनीति का कोई भाव नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कि जो आम जनता जो है, जो बेलगावी का हो या मराठी बोलने वाला है या कन्नड़ बोलने वाला, उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, बट मैं केरल का मेरा मूल है। मुझे नहीं लगता, मैं जितना केरल मेरा जगह है उतना ही मुझे मेरे लिए दिल्ली भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजनीतिक, अब इसमें पार्टी को आप फिलहाल भूल जाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। हाँ, लार्जर पिक्चर पे बात करते हैं। पाकिस्तान में लाने की बात कर रहे हैं? संजय राउत ने भी उसका मौके के ऊपर चौका मारने के लिए, संजय जी जरा उनको पूरा कर लेने दीजिए जी। सिर्फ ये है कि संजय राउत जैसे जो लोग, उनको इस देश से कोई प्रेम नहीं है, इस देश का जनता से कोई प्रेम नहीं है। नामबियार साहब, कहीं ना कहीं नामबियार साहब, करा के हम एक बड़े पिक्चर की बात कर रहे थे, आप फिर से संजय राउत पे चले गए, उस पे बात हो गई। हम ही एक पूछ रहे थे आपसे कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री से भी आकर मुलाकात की, लेकिन जो बयानबाजी है, जो तकरार है या जो टकराव है, वो लगातार बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही, जिसका खामियाजा लोग ही भुगतेंगे और फायदा राजनीतिक दलों को होगा वोट के तौर पर। मैं ये बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मेरे हर बात आप जो कह रहा है, मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा, अमित शाह जी ने एक बार उनसे मिल चुका है, उसके बाद भी अगर समाधान नहीं होगा तो जो इतना एक सेंट्रल लीडरशिप आज की तारीख में जो केंद्र सरकार में और भाजपा का नेतृत्व बहुत शक्ति से, वो उन लोगों को दोबारा बुलाकर बात किया जाएगा। एंड जैसे आपने कहा, दोनों जगह पे भाजपा का सरकार है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़ी आपत्ति होगी। ये लोग वो आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। अगर इसको कंपेयर मत करे पाकिस्तान से या चाइना से, सिर्फ ये है कि मुझे
आप देख लेना, अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते तक आपको पता चल जाएगा। ये एक इलेक्शन इश्यू बनने के लिए बीजेपी नहीं देगा वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी हित में नहीं है, ना कर्नाटक का, ना महाराष्ट्र का, ना देश का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह कोई भी दूसरी दल को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपके एक चीज ध्यान रख लेना, जब स्टेट की बात आता है, जो उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करने वाला है, उन लोगों को उस स्टेट का तौर पे बात करना पड़ता है। वो उनका मजबूरी है, चाहे वो कर्नाटक में हो, जो महाराष्ट्र में हो। लेकिन मैं समझता हूं अमित शाह जी इसके ऊपर, या यूनियन मिनिस्ट्री इट विल टेक इट्स कोर्स वंस अगेन। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। लेकिन सवाल यही है कि जनता के मुद्दों पर राजनीति हावी होती है, और जब चुनाव पास हो तो जो मुद्दे कोई खास अहमियत आम लोगों की जिंदगी में नहीं रखते, उसकी अहमियत राजनीतिक दलों की राजनीति में बढ़ जाती है। उसी का फायदा वो चुनाव के दौरान उठाते हैं, और यही सब कुछ वहां भी हो रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात कोरोना के खतरे की। दुनिया के कुछ देशों में नए मामले बढ़ने से भारत सरकार भी चिंतित नजर आ रही है। चीन में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने सतर्कता बढ़ा दी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने हर हफ्ते अभी समीक्षा बैठक का फैसला लिया और लोगों को भीड़ भाड़ में मास्क लगाने की सलाह भी दी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, टेस्टिंग पर्याप्त मात्रा में हो रही है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी कोविड पॉजिटिव मामलों में नमूने रोजाना जीनोम सीक्वेंसिंग लैब में भेजने का निर्देश दे रखा है। जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील और चीन में कोरोना के मामलों में अचानक तेजी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 131 कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए। कल राजस्थान के 3 एमपी ने मुझे पत्र लिखा था कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। उसको देखते हुए मैंने मिनिस्ट्री में एक्सपर्ट लोगों की राय ली, बातचीत किया, और उसके आधार पर मैंने भारत जोड़ो यात्रा के इंचार्ज कन्वीनर राहुल जी को एक पत्र लिखा और एक गहलोत जी को पत्र लिखा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लेकिन आज सुबह से मैं देख रहा हूं जिस तरह से मुझे कोट करके कोविड के संदर्भ में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपने ऐसी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, क्यों लिखा? मैं भारत सरकार का हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि पैनिक की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी सलाह दी कि अगर सर्दी जुकाम हो तो लोग टेस्ट करवाएं। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ परिमल कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सीधे परिमल के पास चलते हैं। परिमल, इस बैठक के बाहर कवर करने के लिए आप खुद मौजूद थे। बैठक का एजेंडा क्या था और उसका आउटकम क्या है, और इस पूरे बदले हुए परिवेश पे किस तरह से गंभीर नजर आ रही है सरकार? देखिए, सरकार की गंभीरता पर कहीं कोई सवाल नहीं है शारी।
और मुद्दे सीधे तौर पे यही थे कि जो वैश्विक स्तर पे मामले अलग अलग कुछ देशों में रिपोर्ट हो रहे हैं बहुत तेजी से कोरोना के, उसको लेकर अपने तरफ से क्या तैयारी है और क्या तैयारी रखनी है, इस मुद्दे पे बैठक थी। और इस बैठक में जो निकल कर सामने में आया वो 2-3 चीज निकल कर सामने में आई। पहला ये कि अर्ली डिटेक्शन को लेकर टेस्टिंग बढ़ाने की बात है, यानी टेस्टिंग बढ़ाने मतलब लोगों को ये कहा गया है कि सर्दी खांसी जुकाम हो तब भी वो टेस्ट करवाने जाएं। जो देश के तमाम हॉस्पिटल में निमोनिया के मरीज हैं उनकी टेस्टिंग की जाए और साथ में सर्विलांस सिस्टम को और मजबूत किया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। और जो टीकाकरण है जो प्रभावी रहा है उसको खास तौर पर जो 18 से ऊपर साल के प्रिकॉशन डोज की बात है उसमें 27% आबादी ने ही प्रिकॉशन डोज लिया है, तो उसको और तेजी से आगे बढ़ाने की बात है। कुछ सलाह लोगों को कि मास्क का इस्तेमाल करें, गैदरिंग से बचें या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपने स्तर पर अपनाएं। तो ये कुछ चीजें थी जो मीटिंग के बाद सामने में निकल कर आई और इसको लेकर कहीं भी सरकार की जो सोच है उस पर सवाल नहीं उठ रहा। अभी एक खबर आई है कि एयरपोर्ट पे रैंडम सैंपलिंग भी शुरू हो गई है। आज से जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग ली जा रही। इन तमाम कोशिशों और कवायदों का पीछे एक ही मकसद है कि अगर कोई नया वेरिएंट भारत में दाखिल हो रहा है तो उससे कैसे निपटा जाए और उसकी पहचान की जा सके। शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। जो अभी ताज़ा अपडेट्स आप बता रहे हैं कि अब रैंडम सैंपलिंग भी की जा रही है आज से एयरपोर्ट पर। डॉक्टर राजेश पारिक हैं जो डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च जसलोक अस्पताल के, उस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। खुद उनसे बात करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर पारिक, अभी हर कोई यही जानना चाहता है कि जो सरकार ने आज बैठक की, जो सलाह सामने आई है, इन बदली परिस्थितियों में भले ही भारत में नंबर्स ज्यादा नहीं है, लेकिन बाहर घट रही घटनाओं को देखते हुए कितना अलर्ट होने की जरूरत आपको नजर आती? देखिए, अगर हम इतिहास के सबक सीख लें तो हमको पता चलता है कि नवंबर दिसंबर 2019 में 2019 में ऐसी छोटी शुरुआत चाइना में हुई थी। अब हो रही है उससे तो बहुत ही छोटी थी जी। और फिर 3 महीने में इधर आ गई। अभी क्या हो रहा है? अभी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चाइना में, उसके अलग कारण है, लेकिन अभी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। एक नया वेरिएंट है उधर ओमिक्रॉन का। वो वेरिएंट के वजह से एस्टिमेट है कंप्यूटर मॉडल से कि 15 लाख से 20 लाख मौत चाइना में होने वाली है ये आते साल में। अभी ये वेरिएंट यूएसए में पहुंच चुका है, बेल्जियम में गया है, यूके में गया है और शायद हमारे देश में भी ऑलरेडी आ गया है। जब हम जीनोमिक टेस्टिंग करेंगे तब हमको पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर स्टेप्स लिए हैं। अलर्ट होना है, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करनी है, मास्किंग, सोशल डिस्टेंस, हाथ धोना, इतना ही करना है हमको। और वैक्सीन, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उसको तो लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये बराबर स्टेप्स ले लिए हैं। हमको अलर्ट रहना है और देखना है क्या होगा आगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमारे देश में 2 करोड़ लोगों ने 2 करोड़ वैक्सीन के डोजेस आ चुके हैं। हमारे देश में जीरो कोविड पॉलिसी नहीं थी तो काफी लोगों को कोविड भी हो गया। तो एक नेचुरल इम्यूनिटी रहती है बीमारी की वजह से, एक वैक्सीन की इम्यूनिटी होती है, और जो दोनों साथ में हुए तो हाइब्रिड इम्यूनिटी होती है, वो सबसे अच्छी बेहतर इम्यूनिटी होती है। तो शायद ये हो सकता है कि हमारी देश की इम्यूनिटी चाइना से अलग है, क्योंकि उनका वैक्सीन अच्छा नहीं था। वो तो अभी टेस्ट में पता चला है कि कुछ 40% से कम उसका इफेक्टिवनेस था। तो शायद हमारे वैक्सीन अच्छे थे, ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लिया है, जीरो कोविड पॉलिसी नहीं थी, तो इम्यूनिटी ज्यादा है, तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता है और ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको तो सावधान रहना ही है। डॉक्टर पारिक, एक सवाल था, अभी परिमल भी बता रहे थे, जो बूस्टर डोज की हम बात करते हैं वो 27% लोगों ने ही अब तक लिया है। क्या ये वक्त आ गया है कि लोग बूस्टर डोज के लिए जाएं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बूस्टर डोज लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी रिसर्च में दिखाया गया है कि जो बूस्टर डोज से जो ज्यादा इम्यूनिटी आती है वो जो 2 डोजेस की इम्यूनिटी होती है उतना नहीं रहता है। तो सब लोग को लेना चाहिए बूस्टर डोज। पारिक साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल था कि जैसे मैं अपनी बात करूं, 6 महीने करीब हो गए बूस्टर डोज लिए, जो शख्स बूस्टर डोज ले चुका है वो किसी और डोज के लिए उसको जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अगर बूस्टर डोज लिया है
तो दूसरे डोज के लिए अभी जाने की जरूरत है, यानी आप 4 डोज की बात कर रहे हैं जी, पहले 2 डोज और बूस्टर, तो चौथा डोज लेने की जरूरत है मुझे नहीं लगता है। लेकिन यूएस में और कई देशों में ये चौथा डोज दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में वो अभी तक पॉलिसी नहीं हो गई है। और अगर किसी ने बूस्टर लिया हो और पहले उनको कभी भी कोविड हुआ हो तो फिर तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उनको हाइब्रिड इम्यूनिटी है। यहां पे डॉक्टर साहब एक सवाल और था कि अगर देखें तो अभी का जो मौसम है, हर किसी का गला खराब है, बुखार है, खांसी है, बदन में दर्द है, इसको लेकर भी आज वीके पॉल उस पर एक बयान दे रहे थे। क्या इसको लेकर और कौन सा सिम्टम्स है, या इतने ही सिम्टम्स काफी हैं आपको जाकर एक टेस्ट करा लेने के लिए, या फिर ये वायरल भी है, वायरल ही है? जी, तो अगर हम ये नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं जो चाइना में है और जिसके बारे में सब लोग को फिक्र हो रही है, तो ये वेरिएंट के सिम्टम्स इतने ही हैं जैसे आपने बताए, सिम्टम्स अलग नहीं है। तो किसी को ये सब सिम्टम्स आ गए तो टेस्टिंग तो करना जरूरी है ना, टेस्टिंग कर लेंगे तो उससे उनको पता चलेगा। और अभी क्या हुआ है, हम देख रहे हैं ये गए साल में जो होम टेस्टिंग के किट्स हैं वो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रेशियो होम टेस्टिंग टू हॉस्पिटल टेस्टिंग का 5:1 है, यानी 5 लोग अगर होम टेस्टिंग करते होंगे तो 1 हॉस्पिटल में कर रहा है। तो होम टेस्टिंग करना चाहिए, अगर पॉजिटिव आया तो फिर आइसोलेशन सब करना चाहिए, लेकिन इन सिम्टम्स को हल्के तरीके से नहीं देखना चाहिए। पारेख साहब, बहुत संक्षेप में अगर देखें जो नंबर्स कम हैं अभी हिंदुस्तान में, उसके पीछे की एक वजह जानकार ये भी बताते हैं कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। क्या अब देश में सरकारों को टेस्टिंग्स पर भी अब जोर देना चाहिए जिससे एक्चुअल तस्वीर सामने आ सके? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन अभी क्या होगा, पहले तो हम टेस्टिंग से ही सब कर पाते थे जी, जब पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो कोरोना वायरस का रूप बदल गया है जी। इसके अलग अलग रूप आ गए हैं, अलग अलग म्यूटेशंस आ गए हैं। तो इसीलिए आज जो मीटिंग हुई दिल्ली में उसमें सरकार ने ये भी कहा है कि आपको जीनोमिक सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है। तो दोनों साथ साथ चलेगा, जीनोमिक सीक्वेंसिंग सब में नहीं हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो वो भी करना जरूरी है। अगर हमने देखा जीनोमिक सीक्वेंसिंग पर कि ये वायरस आ चुका है जी, तो फिर तो टेस्टिंग बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो R0 है ना, जो फैलने की स्पीड है जी, वो 10 है और पहले डेल्टा वायरस की 5 थी, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश पारेख, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस पूरे मसले पर रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरी चर्चा का, इस मुद्दे पर लबुलुबाब यही है कि आप अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, बूस्टर डोज नहीं लिया है तो जाकर बूस्टर डोज लीजिए, और अगर आपने दूसरा ही डोज नहीं लिया तो जरूर जाइए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन उस ब्रेक पर जाने से पहले एक और खबर है जो हम आप दर्शकों को बताते हैं, जो कोविड से ही जुड़ी है, कि कोविड के अंदेशों को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। कहीं कोई मास्क नहीं लगा रहा, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और आज जब बैठक ली गई जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उससे पहले ही उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी, और वो चिट्ठी उन्होंने लिखी है राहुल गांधी को, और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना के फैलने का खतरा है। तो ऐसे में प्रोटोकॉल टूट रहा है, यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि अगर पालन करना संभव नहीं हो रहा तो यात्रा ही स्थगित कर दीजिए। वो चिट्ठी हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं, और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे हैं लेटर। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बुखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार। भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा। गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के
क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार मध्य प्रदेश की खबर, जहां एक मंत्री जी को ससुराल से 50 एकड़ जमीन दान में मिल गई। अब विपक्ष कर रहा है सवाल। मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को 58 साल की उम्र में ससुराल से दान मिल गया। दान में उन्हें उनकी पत्नी और 2 बच्चों को 50 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई, जिसकी कीमत करोड़ों में। सागर भोपाल रोड पर भापेल गांव में कल्पना सिंघई से 2021 में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साले हिमाचल सिंह और करतार सिंह ने करोड़ों की ये जमीन खरीदी और अगले ही साल मंत्री और उनके परिवार को दान कर दी। सवालों के घेरे में आए मंत्री महोदय से जब एनडीटीवी ने सवाल किया तो वो माइक को झटका देकर जवाब देने से बचते नजर आए। कोई दिक्कत नहीं अपने ब्लड रिलेशन में देंगे जो आराम से। ये एक छोटी क्योंकि थोड़ा इम्प्रॉपरिटी का मामला आता है। देश देखे समझे, प्रदेश भी देखे समझे कि ये वो मंत्री हैं जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं जनसेवा के लिए सरकार कांग्रेस की गिरा रहा हूँ और जन सेवा मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस मेरी माँ थी, अब मेरी माँ को छोड़ के दूसरी माँ को मैं अपना रहा हूँ। फिर अब 58 साल की उम्र में इनके सालों ने इनको ज़मीन दान में दी है, इनके परिवार को दी है, इनके बच्चों को दी है। जिन सालों के पास टोटल 100 एकड़ ज़मीन नहीं है, उनने 50 एकड़ इनको दे दी और वो भी 2020 में खरीदी हुई ज़मीन इनको दी है। ये अपने आप में ये एहसास कराता है कि शिवराज जी, आपने सरकार बनाने के लिए लूट की छूट दी थी। घपला है, पूरी तरह से घपला है। 50 एकड़ साले साहब गिफ्ट दे रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत जी को। ये एक तरह से एक अवैध दहेज जैसा प्रकरण हुआ और असंचित रजिस्ट्री के पहले और रजिस्ट्री होते ही संचित, ये अपने आप में मैं समझता हूँ घपला है और सरकार की राजस्व विभाग की को नुकसान पहुँचाया है इस माध्यम से उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि वो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, अपने विभाग में उन्होंने ये घपला कर लिया। तो चीन के मुद्दे पर आज फिर संसद में हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, स्थगित करनी पड़ी लोकसभा की कार्रवाई। उसके बाद जब ये कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने उसका बहिष्कार कर दिया। संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में 12 विपक्षी दलों के नेता हुए शामिल। चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में शरीक। डिमांड यही है कि सदन में चर्चा चाहते हैं, जो चाइनीज आक्रमण कर रहा है उसके बारे में सदन को इन्फॉर्मेशन दो, ताकि सदन के ओर से सारे देश के लोगों को मालूम हो। यही चर्चा अगर नहीं हुई, एक तरफा उत्तर हुआ, तो उसका क्या मतलब है।